अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑनलाइन मौजूद हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, इसकी कुछ चीज़ें हमने आज कंटिन्यू करनी है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने डिफ़ाइन किया था, आज कुछ न्यूमेरिक डेटा से हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज सीखेंगे। उसकी एक एग्जांपल है और एक सेल्फ असेसमेंट है, वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं और इनके इस्तेमालात मेडिकल साइंस के अंदर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डेटिंग है, जैसे फॉसल फ्यूल्स हैं, उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए भी हम रेडियो आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने डिफ़ाइन किया था कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक स्टैंडर्ड स्केल से, जो कि कार्बन 12 स्केल है, उससे रिलेट करके एटम का मास जो कैलकुलेट किया जाता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसमें जो एग्जांपल है, एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक हमें एग्जांपल दी गई है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें हमें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का जो रिलेटिव अबंडेंस दी गई है 98.8%, 1.1% और 0.009%। इसको हम जो सबसे पहले फार्मूला है उसको भी हम देखते हैं कि फार्मूला कैसे होगा। तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि फार्मूला क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फार्मूला आप लिखेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास जो आइसोटॉप्स हैं कार्बन के वो 3 हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि नेचुरल अबंडेंस ऑफ C12 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ C12। ठीक है, सबसे पहले आपने एक आइसोटोप की बात की, Na स्टैंड्स फॉर नेचुरल अबंडेंस और Am स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। नेक्स्ट आप प्लस करेंगे नेचुरल अबंडेंस ऑफ C13, कार्बन 13 की नेचुरल अबंडेंस कितनी है, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ C13। इस तरह से ये आपकी ब्रैकेट बंद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, दिस इज प्लस नेचुरल अबंडेंस ऑफ C14 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ C14। ठीक है, ये मैंने लास्ट पे कर दिया है, तो इसको आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ C14 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या है कि कुछ नोटेशन हमने यूज़ की हैं, जैसे कि Na क्या है, Na स्टैंड्स फॉर नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस, अबंडेंस मीन के को वो जो एलिमेंट है, आइसोटोप है, वो पूरा अर्थ में कितने परसेंटेज में पाया जाता है। और उसके बाद जो हमने Am यूज़ किया है, बुक के अंदर A यूज़ किया गया है, मैंने A यूज़ किया है, तो A स्टैंड्स फॉर Am एटॉमिक मास ऑफ relative isotopes of carbon atomic mass। अब जो है यहाँ इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं relative atomic mass, और सबसे पहले जो है अब यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेट थोड़ा सा, नहीं, इसको मैं एक सेकेंड ड्रा करता हूँ। तो ये लाइन आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेचुरल अबंडेंस ऑफ
कार्बन 12, तो इसको यहाँ पे कितनी लिखी गई थी 9.98%। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.98% मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ C12। C12 कार्बन 12 का मास जो होगा वो 12 होगा। उसके बाद क्या होगा प्लस नेक्स्ट जो नेचुरल अबंडेंस है कार्बन 13 की, इसको हम चेक कर लेते हैं। कार्बन 13 की नेचुरल अबंडेंस कितनी है जो गिवन है हमें। कार्बन 13 की नेचुरल अबंडेंस 1.1, ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1.1, ये हमने लिख ली 19.8%, और मैस इसका कितना है 12। अब नेक्स्ट जो है 1.1% नेचुरल अबंडेंस और मैस जो होगा 13। नेक्स्ट की नेचुरल अबंडेंस कितनी है 0.009 और इसका मैस कितना होगा 14। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है एक सेकेंड, वन पॉइंट वन एंड 0.009। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1.1 और इसका जो मैस होगा मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, जो नेक्स्ट है हमारे पास 0.009% और इसका जो मैस होगा कार्बन 14। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। अब इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो ये चीज़ ये फार्मूला है इसको मैं ठीक कर देता हूँ। कार्बन 14 नेचुरल अबंडेंस ऑफ कार्बन 14 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ C14। तो अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसको आप डिवीजन में ले जाएं। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, इन सारों को आपने प्लस करना है और मल्टीप्लाई करके प्लस करके दोबारा से आपने 100 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे 99 इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ। 98 मल्टीप्लाई बाय 99.8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 1197.6 प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये कितना हो जाता है 14.3 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 009, तो ये कितना हो जाता है 0.126 डिवाइडेड बाय 100। अब इन सारों को आपने क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। 1197.6 प्लस 14.3 प्लस 0.126। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 12.026 बनता है डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप क्या कर लेंगे 12.026 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे जो रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये कितना हमने कैलकुलेट किया है तकरीबन 12.12 AMU। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज़ 12.12 AMU। ठीक है, पॉइंट्स में या कुछ चीज़ें उसमें चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो मेथड है आपका वो यही होगा कि सबसे पहले आपने इस फार्मूले को पुट करना है। सबसे पहले क्या होगा कि आपने नेचुरल अबंडेंस, ठीक है,
नेचुरल अबंडेंस एक आइसोटोप्स की, उसके साथ उसका मैस मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे की अबंडेंस, फिर उसका मैस, प्लस तीसरे की अबंडेंस मल्टीप्लाई उसका मैस डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखें 12.000026 आया, लेकिन मेरा जो है वो 12.12 आया। तो ये इसमें कुछ चीज़ें गलती नहीं है, ये ठीक है। कुछ पर्सनल एरर्स हो सकते हैं जो कैलकुलेशन में आ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप्स ए एंड बी। अब जो पहले का रिलेटिव जो इस पूरे एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 35.5 हमें दिया गया है, और इसमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ए इज़ 75.77% एंड इट्स आइसोटोपिक मास इज़ 35। फाइंड द मास ऑफ बी इफ इट्स रिलेटिव अबंडेंस इज़ 24.23। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो साथ साथ पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ वैल्यूज़ को, फिर नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ। तो हमने अभी सेल्फ चेक को सॉल्व करना है, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ चेक, इसमें हमें जो रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है वो कितना है 35, और इसके आइसोटोप्स कितने हैं 2। अब ये है कि नेचुरल अबंडेंस ऑफ ए, ठीक है, और उसके बाद जो एटॉमिक मास है ऑफ ए, ठीक है, वो हमने लिखना है। और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है जिसमें क्या है नेचुरल अबंडेंस ऑफ बी, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ बी, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा डेटा के ऊपर, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 35 रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ 35.5, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ए इज़ 75.77% एंड इट्स मास इज़ 35। तो सबसे पहले हम इसका जो लिख लेते हैं 75.77%, 75.77%, और इसका मास कितना है 35, और इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5। अब दूसरे की वैल्यू की तरफ आते हैं, बी की तरफ। अब बी में हमें क्या कह रहा है कि जी फाइंड द आइसोटोपिक मास ऑफ बी इफ इट्स रिलेटिव अबंडेंस इज 24.23%। 24.23%। तो बी की जो अबंडेंस है 24.23%, और इसका मैस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये डेटा हमें गिवन है जो हमने यहाँ पे यूज़ करके रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, अब दोबारा से हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेचुरल अबंडेंस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद आप सेंटर में क्या लगाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस प्रैक्टिस की थी, प्लस करेंगे नेचुरल अबंडेंस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ बी। इसको आपने डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइडेड बाय 100 के साथ। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 35.5, और वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे। तो जो नेचुरल अबंडेंस ऑफ ए है वो 75.77% है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ए 35। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो है एन ए ऑफ बी, नेचुरल अबंडेंस ऑफ बी
मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ बी, जो कि आइसोटोपिक मास है बी का, डिवाइडेड बाय 100। अब हम इस वैल्यूज़ को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 75.77 मल्टीप्लाई बाय 35, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 26.51.95 और साथ में ये क्या हो रहा है प्लस 24.23 इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी, जो कि आइसोटोपिक मास ऑफ बी होगा। अब जो ये 100 है नीचे डिवीजन में, ये इस साइड पे क्या हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3550 इज़ इक्वल्स टू 26.51। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा कैलकुलेशन करता हूँ। ये 75.77 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये आ रहा है 2651.95। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी इसको आपने ठीक कर लेना है। 2651.95 और ये जो चीज़ है प्लस हो रही है प्लस 24.23 मल्टीप्लाई बाय AM ऑफ B। अच्छा, उसके बाद जो 3550 है, इसमें से आप क्या करेंगे 2651.95 इसको माइनस कर देंगे 24.23 इंटू AM ऑफ B। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है इसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट हमारा स्टेप रह गया है 3550 माइनस 2651.95। इसको आप माइनस करेंगे तो 898.05। ये जो 24.23 है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा एटॉमिक मास ऑफ बी। ठीक है, अब इसको आप जब डिवाइड कर लेंगे डिवाइडेड बाय 898.05 डिवाइडेड बाय 24.23, तो ये तकरीबन 37.06 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि जो आइसोटोपिक मास है बी का वो कितना आ रहा है, एटॉमिक मास जिसको हम क्या कह रहे हैं आइसोटोपिक मास ऑफ बी, तो ये कितना हमारे पास आ रहा है 37.06 AMU। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लोरीन के आइसोटोप्स थे, जिसमें से पहला जो था वो यहाँ पे अगर आप देखें इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 35.5 था। एक की अबंडेंस कितनी थी 75 और मास कितना था 35 और दूसरे का मास हमारे पास 37 आ रहा है AMU। इसमें जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के वो दो होते हैं, जिसमें एक क्लोरीन 1735 और दूसरा क्लोरीन जो होता है वो 1737 होता है, दो आइसोटोप्स। तो हमारा जो मास आ रहा है 37.06 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये आपके पास सारी कैलकुलेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इसमें तो आप मज़ीद ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जिसके हमने यूजेस को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जो साइज इसका कम हो सकता है। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया है। अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बुक से हमने डिस्कस करना है, जिसमें जो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं। जैसे मैंने आपको आइसोटोप्स के हवाले से बताया था कि कुछ ऐसे एटम भी होते हैं किसी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है। ऐसे स्पीशीज़ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, आइसोटोप्स के अंदर कंसिडर करते हैं। इनका सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं है, हर इंडस्ट्री के अंदर इनके यूजेस मौजूद हैं। जैसे हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था, मेडिकल में भी, इंडस्ट्री के अंदर जो इसके यूजेस थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे। अभी जो हमने डिस्कस करना है कि मेडिकल इंडस्ट्री जो है उसमें ये रेडियो आइसोटोप्स कैसे यूज़ होते हैं, जो डिजीज़ को या तो डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या उनको रेडिएट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला जो है रेडियो आइसोटोप आयोडीन 131 is used as a tracer in diagnosing thyroid problem। थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड ये अगर बढ़ना शुरू कर दे तो क्या होता है, गाइटर डिजीज़ हो सकती है। इंसान का जो गला है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, थ्रॉट एक्सटेंड करना शुरू कर देता है, जिसको हम गाइटर कहते हैं। अब इसके लिए जो थायराइड प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं इनको डायग्नोस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं, आयोडीन 131, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 और मैस नंबर क्या होता है 23। यहाँ पे जो हम रेडियो आइसोटोप सोडियम का यूज़ कर रहे हैं वो सोडियम 24 है। इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, अगर जो इंसानी जिस्म में कहीं पे ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम सोडियम 24 को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द ब्लड फ्लो इन द वेसल्स। तो यहाँ पे फ्लो ब्लड डिटेक्ट पॉसिबल कंस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रिक्शन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं जो मेनली हैं। एक आपका हार्ट है जो ब्लड को पंप कर रहा होता है और दूसरा जो है इंसान के लंग्स हैं जो खून को फिल्टर कर रहे होते हैं। हार्ट जो है पंप करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेंस के ज़रिए लंग्स में लाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो लंग्स हैं वो निकाल के आउट कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है ताज़ा हवा को ब्लड के अंदर अकम्पनीट कर देते हैं, उसमें फुलफिल करके दोबारा से क्या करते हैं, जो हार्ट होता है उसको खींच के पूरे जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो ये उसमें वेंस भी शामिल होती हैं और आर्टरीज भी शामिल होती हैं। अब वेंस जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे मुश्तमिल होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं उसमें साफ़ खून शामिल होता है। जब आपके लंग्स काम करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपकी आर्टरीज जिसमें साफ़ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें भी क्या होना शुरू हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद जो ब्लड के अंदर जो मतलब फ़्लो में कमी पेशी आ जाती है, जैसे बाज़ लोग ऐसी डाइट इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इंसान के ब्लड के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक होने का खदशा ज़्यादा होता है। इस दौरान हम अगर उनकी डिटेक्शन के लिए कोई रेडियो आइसोटोप यूज़ करेंगे कि कहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो बंद हुई है या तंग हो रही है, तो उसके लिए हम रेडियो आइसोटोप कौन सा यूज़ करेंगे, सोडियम 24। उसके बाद आयोडीन, यहाँ पे दो आयोडीन, एक आयोडीन 131 और दूसरा आयोडीन 123 इज़ यूज टू इमेज द ब्रेन। एमआरआई किया जाता है, रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं जो दिमाग का जो हाई जिसे कहते हैं ना मतलब कि सुपर इमेज जो ब्रेन का लिया जाता है, उसमें हम आयोडीन 123 यूज़ करते हैं ताकि दिमाग के अंदर जो इंजरीज़ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं उनको डायग्नोज किया जा सके। ठीक है,
दिमाग में जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई बंदा बीमार है, कोई सीरियस इशू है, तो फिर हम उसके ब्रेन को स्टडी करते हैं कि ब्रेन में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसके लिए रेडियो आइसोटोप 123 यूज़ किया जाता है। उसके बाद कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल इन द होप ऑफ किलिंग और श्रिंकिंग द ट्यूमर। अब ट्यूमर क्या होता है कि जब इंसानी सेल्स जो हैं क्या होते हैं, सबसे पहले वाउंड ज़ख्मी होते हैं, उसके बाद ज़ख़म बढ़ना शुरू हो जाता है, एक स्टेज आती है कि वो गैंग्रीन बन जाता है, दोबारा रिकवर नहीं हो पाता। अब गैंग्रीन से क्या हो जाता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैंसर की भी स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस पे हम उस कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज आती है कि वो ट्यूमर बन जाता है, उसके बाद वो दोबारा से रिकवर नहीं हो पाता, तो इंसान की अल्टीमेटली डेथ हो सकती है इससे। तो इसके लिए हम कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम केमोथेरेपी कहते हैं। इसमें जो रेडियो आइसोटोप यूज़ हो रहा है वो कोबाल्ट 60 है, जिसको हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सल्फर 35 हैज़ बीन यूज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसल्फेट। इसको हम XRD कहते हैं, ठीक है। XRD एक टेक्निक है जिसमें क्रिस्टलोग्राफी इसको कहा जाता है। XRD जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी हम क्या कहते हैं, रेडिएशंस को बम्बार्ड करके उनके अंदर जो नेटवर्किंग है उसको स्टडी किया जाता है। ये जो XRD मैंने आपको बताया है, ये आप हायर क्लासेस के अंदर पूरा एक अपरेटस होता है जिससे आप किसी भी क्रिस्टल्स का डिज़ाइन, उसकी नेटवर्किंग को स्टडी कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड है अगर क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमने उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को स्टडी करना है कि आया ये किस ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, XRD कर रहे होते हैं। तो इसमें कार्बन 14 का जिक्र किया गया है, जिसको हम एक तो कार्बन का पाथ फाइंड आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और दूसरा कार्बन 14 एक ऐसा आइसोटोप है जो कि कार्बन डेटिंग में भी इस्तेमाल होता है। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है कि जो फॉसिल्स होते हैं जो कि जानवरों की बाकियात से बने होते हैं, उनकी एज हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे कोई जानवर है, डायनासोर था, आज से कुछ अर्सा पहले इस ज़मीन के ऊपर मौजूद था। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें उनकी एग्जैक्ट एज कैसे पता है, तो हम कार्बन 14 जो आइसोटोप है उसकी रेडिएशन बम्बार्ड करके हम एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे किसी भी फॉसिल की जिसमें कार्बन कंटेंट शामिल होगा उसकी एज को फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को भी हम इससे देख सकते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। उसके बाद जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट रॉक, सॉइल एंड आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो एज कैसे फाइंड आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14। इसके साथ जो नीचे कार्बन डेटिंग का हवाला दिया भी गया है कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। कार्बन 14 is used to estimate the age of carbon containing substance. Carbon atoms circulate between the oceans and living organisms at a rate very much faster than they decay. As a result, the concentration of C14 in all living things keep on increasing. After that, organisms no longer pick up C14 by comparing the activity of a sample of skull or jaw bones. जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो कार्बन का रेट होता है वो इंक्रीज़ होने के बजाय कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो सैंपल लेके उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेडिएशंस को बम्बार्ड करते हैं, फिर उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी एज फाइंड आउट करते हैं। वी कैन एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन सिंस द ऑर्गेनिज्म डाइड। इसको कितना अरसा हो गया ये डेड हुए हुए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एज या ऑर्गेनिक जो चीज़ है, कोई जानवर है, कोई फॉसल है, उसकी एज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली एक एग्जांपल और एक सेल्फ चेक दोनों इम्पोर्टेंट हैं, और यूजेस ऑफ आइसोटोप शार्ट क्वेश्चन में अक्सर औक़ात रिपीट होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है इन फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन।
तो आपने ये सारे यूजेस याद करने हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एग्जाम्पल का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। कार्बन डेटिंग का भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी क्यूरीज हैं किसी किस्म की, अगर आप कोई टॉपिक को रिवाइज करवाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरीज, अपना जो कीमती राय है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।